जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। जम्मू कश्मीर का बिना शर्त भारत में हुआ था विलय। आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान एससी ने कही बात। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन, हंगामे के आसार। कल गिरा था विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक इन जिलों में होगी भारी बारिश, भूस्खलन की भी चेतावनी। अधीर रंजन चौधरी के भाषण से हटाई गई नीरव मोदी और अंधे राजा वाली लाइन। विरोध प्रदर्शन की तैयारी में विपक्ष। पूर्वी यूपी में बारिश का येलो अलर्ट, 13 जिलों में गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। अल नीनो के असर से कमजोर पड़ रहा मानसून। गुजरात हाई कोर्ट के 4 जजों की अन्य अदालतों के लिए सिफारिश। गुजरात को भी मिल सकता है एक और जस्टिस। अहमदाबाद और गांधीनगर में आज छिटपुट बारिश का अनुमान। कल से 15 अगस्त तक दिल्ली में बंद रहेगी रेलवे की ये जरूरी सेवाएं। आम लोगों को झेलनी पड़ सकती है मुसीबत। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई कर रही। सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय परिपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि बिना किसी शर्त के जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था और यह अपने आप में परिपूर्ण था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर 1947 में पूर्व रियासत के विलय के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का भारत को समर्पण परिपूर्ण था और यह कहना वास्तव में मुश्किल है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती राज्यों के मिला विशेष दर्जा स्थायी प्रकृति का था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल है। पीठ ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर में संप्रभुता की कुछ तत्व बरकरार रखे गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का कोई शर्त संपूर्ण नहीं हुआ। संप्रभुता का समर्पण परिपूर्ण था। एक बार जब संप्रभुता पूरी तरह से भारत में निहित हो गई तो एकमात्र प्रतिबंध कानून बनाने की सांसद की शक्ति पर था। उन्होंने कहा, हम अनुच्छेद 370 के बाद संविधान को एक दस्तावेज के रूप में नहीं पढ़ सकते हैं जो जम्मू कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्वों को बरकरार रखता है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का तर्क ये है कि विलय पत्र के तहत भारत सरकार को केवल रक्षा, संचार और बाहरी मामलों को संभालने का अधिकार था। याचिकाकर्ताओं में से एक जम्मू कश्मीरी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जफर शाह ने कहा कि संवैधानिक रूप से पूर्ववर्ती राज्यों के वास्तविक कोई कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति निहित नहीं है। मामले की सुनवाई के 5वें दिन बहस कर रहे शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विपरीत अन्य राज्यों के संबंध में कानून बनाने के लिए न तो परामर्श से और न ही सहमति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य की संवैधानिक स्वायत्तता अनुच्छेद 370 में अंतर्निहित है। जस्टिस कौल ने कहा कि असली मुद्दा ये है कि 370 को निरस्त करने के लिए केंद्र द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया स्वीकार्य थी या नहीं। जस्टिस कौल ने शाह से पूछा, यह कहना भी अनुच्छेद 370 स्थायी है वास्तव में कठिन है। मान लीजिए कि राज्य स्वयं कहता है कि
हम चाहते हैं कि सभी कानून लागू हो तो अनुच्छेद 370 कहाँ चला जाता है? फिर वास्तव में मुख्य प्रश्न पर वापस आते हैं। वरिष्ठ वकील ने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर अलग अलग धारणाएं हो सकती है और सवाल ये होगा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था या स्थायी हो गया, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को इसे हटाने के लिए संविधान सभा मौजूद नहीं थे। याचिकाकर्ताओं ने बार बार कहा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही नहीं अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश कर सकती थी। चूंकि 1957 में राज्य संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो गया, इसीलिए इस प्रस्तावना के स्थायी दर्जा हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि संसद ने संवैधानिक प्रावधान को निरस्त करने की शक्ति अपने पास रखी है, जो एक असंवैधानिक कार्य था। जस्टिस कौल ने पूछा, अगर उस मशीनरी को दोबारा बनाया जाए तो धारा 370 को हटाया जा सकता है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर की पूर्ण एकीकरण के लिए 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षरित विलय पत्र के साथ साथ अनुच्छेद 370 से छुटकारा पाना होगा। एक विलय समझौते को निष्पादित करना होगा। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव कल गिरा। 3 दिन तक चल रही चर्चा का कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। वे मणिपुर के मसले पर भी बोले और कहा कि शांति की कोशिश की जा रही है। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, आज फिर सदन में हंगामे के आसार हैं। इससे पहले कल लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ, लेकिन पूरे सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा के मामले पर हंगामा होता रहा। विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मसले पर संसद में बोले, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी। इस बीच विपक्षी गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। अविश्वास प्रस्ताव पर 8 और 9 अगस्त को हुई बहस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम सदन में जवाब दिया। उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया, जहां उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा, वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। मणिपुर के मसले पर उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि जो प्रयास किए जा रहे उससे निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर के साथ पूरे देश खड़ा है। उधर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर चर्चा के लिए सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक संसद स्थित सीपीपी कार्यालय में की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किए जाने को अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह सत्ता के अहंकार को दर्शाता है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन का उपयोग चुनावी रैली के लिए किए थे। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। देहरादून से लेकर कोटद्वार तक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन का भी अनुमान बताया जा रहा। मानसून अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन फिर भी कई राज्यों में इंद्रदेव का तांडव जारी। उत्तराखंड से लेकर बिहार और हिमाचल प्रदेश से पानी ने लोगों को परेशान कर रखा है। लगातार हो रही बारिश से कहीं भारी जल जमाव तो कहीं बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश से लोगों के लिए आफत बनी हुई है। देहरादून, चंपावत, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर में मानसून पिछले कुछ दिनों से कहर बरपा रहा। बता दें कि आज से 14 अगस्त तक उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भारी बारिश के लिए येलो और रेड अलर्ट जारी है, तो नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी है। कहीं इन सबके बीच उत्तराखंड पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए एडवाइजरी भी जारी किया है, जिसमें लोगों से एडवेंचर एक्टिविटी करने से बचने को कहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश की वजह से करीब 10 लोगों की जान जा चुकी है।
दर्जनों लोग घायल हैं। एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से परेशान उत्तराखंड वासियों को अगले 72 घंटे तक आसमानी आफत से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने आज से 14 अगस्त उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों के लिए कहीं रेड तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले में भारी बारिश की आशंका है, जिसे देखते हुए इन जिलों में रेड अलर्ट जारी है। इनके अलावा नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर में भी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत है। प्रशासन की ओर से लोगों से गंगा तट पर न जाने की अपील की जा रही है। तो राज्य में प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जिलों में गर्जन के साथ बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। संवेदनशील स्थान पर भूस्खलन और चट्टान गिरने की भी अनुमान है। तो नदी नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। अलर्ट को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस ने इसके साथ ही एडवाइजरी भी जारी किया है और कहा है कि ज्यादा बारिश के समय पेड़ के नीचे शरण न लें, सुरक्षित जगह पर जाएं, एडवेंचर एक्टिविटी करने से बचें और किसी तरह का जोखिम न उठाएं। साथ ही मौसम विभाग के पूर्वानुमान को चेक करते रहें। उत्तराखंड के साथ साथ बिहार में भी पानी का प्रकोप झेल रहा। शिवहर में बाढ़ का खतरा और बागमती और लालबकिया नदी लाल निशान के ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। फसल पानी में डूब गया है तो लोगों के खाने पीने तक की समस्या हो रही है। बेशक मानसून आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन अभी कुछ और दिन तक ये परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अधीर रंजन चौधरी के भाषण से हटाई गई नीरव मोदी और अंधा राजा वाला लाइन। विरोध प्रदर्शन की तैयारियों में विपक्ष। अधीर रंजन चौधरी के भाषण का वो लाइन एक्सपोज कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना नीरव मोदी से की थी। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी को अंधा राजा भी बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही विपक्ष लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा खत्म हुई। इस प्रस्ताव पर पिछले 3 दिनों से चर्चा चल रही थी, जिसमें पक्ष के लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी और वार पलटवार का सिलसिला चलता रहा। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिससे लेकर विपक्ष दल विरोध प्रदर्शन की तैयारियां कर रहा है। अब बताया गया है कि अधीर रंजन चौधरी के भाषण की कुछ बातों को लोकसभा सचिवालय से हटा दिया गया है। इसमें नीरव मोदी को लेकर दिया गया बयान भी शामिल है। लोकसभा सचिवालय ने अधीर रंजन चौधरी के भाषण का वो हिस्सा एक्सपंज कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना नीरव मोदी से की थी। इसके अलावा अंधे राजा वाली बात को भी हटाया गया है। चौधरी के भाषण की सभी विवादित बातें हटा दी गई है। बताया जा रहा है कि विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकता है। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के मामले पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के तमाम सांसद शामिल होंगे। यह बैठक संसद में ही होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने पर चर्चा हो सकती है। साथ ही अधीर रंजन के निलंबन को लेकर पार्टी विरोध प्रदर्शन की तैयारियां भी कर रही है। दरअसल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जब अधीर रंजन चौधरी को बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुझे ये बोलने की इच्छा हो रही है कि जब राजा अंधा होता है, धृतराष्ट्र जब अंधे थे तब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसीलिए जहाँ राजा अंधा बैठा रहता है, चाहे वो हस्तिनापुर हो या मणिपुर, वहां द्रौपदी का वस्त्रहरण होता ही है। यूपी में आज भी 13 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। हालांकि अल नीनो के असर से अब मानसून कमजोर होने लगा है। शहरों के ऊपर बादल तो खूब उमड़ रहे हैं, लेकिन बिना बरसे ही आगे बढ़ रहा।
पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी, 13 जिलों में गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। अल नीनो के असर से कमजोर पड़ रहा मानसून। मौसम विभाग के मुताबिक लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजागंज, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और सीतापुर में बारिश के साथ गरज चमक होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रशांत महासागर में बनने वाले अल नीनो ने भी इसका रास्ता बदल दिया है। कई दिनों से आसमान में डेरा डाले बादलों ने अब हिमालय की तराई का रुख कर लिया। अगले 10 दिनों तक अब कानपुर, लखनऊ और इससे सटे इलाकों में बारिश के आसार कम हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में 7.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है। इनमें बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, कौशाम्बी, खीरी, महाराजगंज, मऊ, संकटबीर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद जिले शामिल है। सबसे ज्यादा गोरखपुर में 119.4 मिमी बारिश हुई है। लखनऊ की बात करें तो 11 अगस्त को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह पर हल्की बारिश हो सकती है। आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं कानपुर की बात करें तो मौसम विभाग की पिछले कई दिनों में कानपुर व प्रदेश के अन्य जिलों में भी हल्की व मध्य बारिश की चेतावनी जारी कर रहा। इसके बावजूद हल्की बूंदाबूंदी व छींट-फूट बौछार को अब तक हुई। कानपुर में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। मानसून की वर्षा रेखा ने हिमालय के नेपाल क्षेत्र पर डेरा डाल रखा है। मौसम विभाग की माने तो 16 अगस्त तक छींट-फूट बारिश और कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अल नीनो के असर से कई क्षेत्रों में मानसून कमजोर हो गया है, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी यूपी के जिलों में अधिक बारिश से यूपी में बारिश का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। यूपी में बीते एक सप्ताह की बात करें तो औसत से ज्यादा बारिश रोजाना दर्ज की जा रही है। 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच यूपी में 27% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। औसत 50.40 से 64 मिमी ज्यादा बारिश पूरे यूपी में हुई। गुजरात उच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों की सिफारिश अन्य अदालतों के लिए की गई है, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट को एक और जज भी मिल सकता है। गुजरात उच्च न्यायालय के लिए आंध्र प्रदेश के एक न्यायाधीश की सिफारिश की गई है। गुजरात उच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों की सिफारिश अन्य अदालतों के लिए की गई है, जिसमें गुजरात के एक और जज मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम बैठक में ये फैसला लिया गया। गुजरात उच्च न्यायालय के लिए आंध्र प्रदेश के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मानवेंद्र नाथ राय की सिफारिश की गई है, जबकि गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हेमंत प्राचा को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है। न्यायमूर्ति समीर दवे को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है। न्यायमूर्ति गीता गोपी को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है, जबकि न्यायमूर्ति एवाई गोगचे को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है। गुजरात मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अहमदाबाद और गांधीनगर में आज छींट-फूट बारिश की संभावना। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज शुक्रवार को राज्य में हल्की से मध्य बारिश का अनुमान बताया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना भी बताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज शुक्रवार को राज्य में हल्की से मध्य बारिश की भविष्यवाणी की गई है। तो वहीं मौसम विभाग के अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्य बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के 1-2 इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना बताई जा रही है। अब राजस्थान की ओर से एक सर्कुलेशन सक्रिय हो रहा, इसके चलते आज शुक्रवार को सामान्य बारिश हो सकती है। अहमदाबाद, गांधीनगर में छींट-फूट बारिश की संभावना है। साथ ही अगले कुछ दिनों तक राज्य में भारी बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा, मेहसाणा, साबरकांठा, सूरत समेत जिलों में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं अमरेली, बनासकांठा, भरूच, देवभूमि, द्वारका, महिसागर, नर्मदा, पंचमहल, पाटन सहित जिलों में 30 डिग्री तापमान रहने की संभावना है। अरावली की बात करें तो अरावली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, नवसारी, राजकोट सहित जिलों में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बताई जा रही है।
साथ ही छोटा उदेपुर, दाहोद, पोरबंदर और अन्य जिलों में तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। देश 15 अगस्त को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सुरक्षा एजेंसी हर संभव कदम उठा रही है। इसके देखते हुए रेलवे की एक जरूरी सेवा को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने सुरक्षा को देखते हुए 15 अगस्त तक अपनी इस जरूरी सेवा को निलंबित कर दिया है। अब यह सेवा 16 अगस्त को मिलेगी। यह सेवा रेल पार्सल से जुड़ी हुई है। रेलवे ने 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक दिल्ली एरिया में पड़ने वाले रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर पार्सल सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी अगर आपको अपना बाइक, स्कूटर या कोई दूसरा सामान रेल पार्सल से दिल्ली भेजना है तो अभी 3-4 दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि रजिस्टर्ड मैगजीन और पेपर के लिए यह सुविधाएं जारी है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज़ादी के दिन के लिए सुरक्षा अंजामों के तहत पार्सल सेवा को सस्पेंड रखा गया है। इसके तहत दिल्ली एरिया में पड़ने वाली नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हरजत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराह रोहिल्ला और आदर्श नगर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्सल सेवा 12, 13, 14 और 15 अगस्त 2023 को बंद रहेगी। हालांकि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एवं मैगजीन्स के लिए पार्सलों की आवाजाही पहले की तरह ही जारी रहेगी। पार्सल गोदाम और प्लेटफॉर्म्स पार्सल पैकेजिंग जो मुफ्त रहेंगे। सभी स्टेशन पर लीज पर दिए गए SLR, AGC और VPS सहित अंदर से बाहर दोनों तरफ की ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। रेलवे ने बताया कि व्यावसायिक कार्यों के लिए पार्सल की व्यवस्थाएं 12 अगस्त को सस्पेंड रहेंगी। हालांकि यात्री अपना सामान अपने साथ कोच में ले जा सकते हैं। दूसरी ओर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की बुकिंग की अनुमति सभी कमर्शियल औपचारिकताओं को देखने के बाद ही दी जाएगी। यह प्रतिबंध उन ट्रेनों पर भी लागू होगा जो दूसरे डिविजन्स जोन से शुरू हुई और लोडिंग्स अनलोडिंग्स के लिए दिल्ली एरिया में रुक सकती है। रेलवे ने कहा कि 12 से 15 अगस्त 2023 तक इन स्टेशनों के लिए कोई भी पार्सल बुक नहीं किए जाएंगे। कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि स्टेशन पहुंचने के बाद यार्ड में भेजने से पहले ट्रेन के प्रत्येक कोच की ठीक से जांच करें और उनके लॉक करके यार्ड में ले जाए। यार्ड या प्लेटफॉर्म पर खड़ी खाली ट्रेनों को भी खुला न छोड़ा जाए और उनके दरवाजे लॉक रखे जाए। रेलवे स्टेशन परिसर के पार्किंग में खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की नियमित रूप से जांच करने का भी निर्देश जारी किया गया है। यात्री ट्रेनों में जांच अभियान चलाने की शुरुआत करने को भी कहा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।